मध्य प्रदेश में 14 मंदिर कॉरिडोर बन रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की राज्य सरकार का फैसला है और ये सब तब जब विधानसभा चुनावों में कुछ ही महीने बचे हैं। राज्य में कई मंदिरों के निर्माण और विकास के लिए करोड़ों खर्च करने के भी वादे हैं। बाबा बैजनाथ जी का दरबार के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। उज्जैन में महाकाल महाराज का दरबार, वहां महाकाल महालोक बन गया। अब आगर में भी बैजनाथ, बाबा बैजनाथ लोक बन रहा है। कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए कथावाचकों का सहारा ले रही है। वैसे शिवराज सरकार के कई मंत्री अपने अपने क्षेत्र में कथा करवा चुके हैं। 6 महीने में 500 से ज्यादा धार्मिक कथाओं का आयोजन हो चुका है। कांग्रेस अपने धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ के जरिए मुकाबला करने उतर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए नर्मदा सेना बनाने का भी ऐलान कर दिया है। एक गैर राजनीतिक है, इसमें कोई भी आ सकता है। शिवराज सिंह भी साइन कर सकते हैं, मुझे इतराज नहीं है। वो भी नर्मदा सेवा में अगर वो मान जाए कि नर्मदा रेत का धंधा बंद हो जाएगा, तो मैं तो आमंत्रित करता हूँ शिवराज सिंह जी को भी, ये भी इस सेना के सदस्य बन जाए। लेकिन कांग्रेस के अभियान को बीजेपी नौटंकी करार दे रही है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस तकरीबन एक ही राह पर, एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। और अब ये जरूरी है या मजबूरी? और क्या चुनावों से पहले इस तरह की कोशिशों से असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, या मुद्दे तय हो रहे हैं या तय हो चुके हैं? इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल। मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले बीजेपी के मंदिर कॉरिडोर और कांग्रेस के कथावाचक, क्या चुनाव के मुद्दे तय हो चुके हैं? अपने विकल्प आप हमें हाँ, नहीं या कह नहीं सकते के ऑप्शंस में भेज सकते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ब्रजगोपाल लोया जो प्रवक्ता है मध्य प्रदेश बीजेपी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही मेरे सहयोगी भोपाल से अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं। ब्रजगोपाल जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, चुनावों में कुछ ही महीने बचे हैं, जनता के पास जाकर आप लोग क्या कहने वाले हैं? कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर वो वोट डालें ताकि आपकी सरकार फिर से बन पाए? देखिए सिक्ता जी, मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो मुद्दा है मध्य प्रदेश के विकास का, कि जिस तरह मध्य प्रदेश 2003 में हमें मिला था और आज मध्य प्रदेश कहां खड़ा है। 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज 3,14,000 करोड़ का है। बिजली नहीं हुआ करती थी, आज सरप्लस स्टेट है हम इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। मध्य प्रदेश में गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ती थी, आज मध्य प्रदेश में शानदार विश्व स्तरीय सड़कें हैं। ये भी चुनाव का मुद्दा है। किस तरह मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया निःशुल्क राशन मिल रहा है, ये भी मुद्दा है। ये भी मुद्दा है कि किस तरह मध्य प्रदेश में जन कल्याण के काम हो रहे हैं, किस तरह लाडली बहना जो देश में अनूठी और अद्भुत योजना है उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। किस तरह मध्य प्रदेश में सनातन संस्कृति का जागरण हो रहा है, जो आपने आज मुख्य विषय रखा हुआ है, कि किस तरह से कॉरिडोरों का निर्माण हो रहा है। और ये कॉरिडोर केवल लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ही ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि जहां ये बन रहे हैं वहां के लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार भी उत्पन्न कर रहे हैं, वहां के लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है और मध्य प्रदेश पर्यटकों की पहली पसंद बने, ये जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश बिल्कुल बदला बदला सा नजर आता है। और एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी की ये विश्वसनीयता के साथ भी हम जा रहे हैं कि जो हम कहते हैं वह हम करते हैं। जो एक मुगल काल था, अंग्रेजों का काल था, उसमें जो काम नहीं हुए या हुए कामों को रोका गया, उनको हमने पूरा करने का काम किया है। जी, तो आपने तमाम मुद्दे गिनवा दिए जिसको लेकर चुनावों में बीजेपी उतरेगी। अभय दुबे जी, आपके पास क्या है कि आप लोग क्या कहकर उतरने वाले चुनावों में? क्या कहेंगे कि हमारे पास धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ है, कथावाचक है हमारे पास? सीता जी, देखिए, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में कहा गया है, कश्यपोत्री भारतवाजा विश्वामित्रोद्गोदमः जमदग्नि वशिष्ठश्चम सप्तत ऋषि स्मृता। जिन 7 ऋषियों को स्मरण मात्र से पाप से मुक्ति मिलती है, वो महाकाल लोक में भीषणतम भ्रष्टाचार करके उनकी प्रतिमाएं खंडित कर दी शिवराज सरकार। अब ये कैसे धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चल सकते हैं? इनको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, अभी 2022 दिसंबर में जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें कहा है कि
36.37% लोग रहते हैं, और उसमें भी सबसे अधिक गरीब जो लोग हैं वो आदिवासी क्षेत्र के हैं। हमारे झाबुआ अलीराजपुर के 72% लोग गरीबी रेखा के नीचे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार कह रही है। अमित शाह साहब का डिपार्टमेंट कह रहा है कि सर्वाधिक अपराध 18 साल में अगर कहीं हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। 60,000 बलात्कार के केस हुए हैं, 58,000 एब्डक्शन के केस हुए हैं, महिलाओं को अपहरित करने के केस हुए हैं। और अभी लोकसभा में बताया गया कि सबसे अधिक महिलाएं गायब अगर कहीं हुई है तो मध्य प्रदेश में हुई है। 4,22,000 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश पे है, अर्थात 52,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज में डुबो दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है और दूसरी तरफ 15 महीने का कमलनाथ सरकार का शासन है, जहां पर 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया, जहां पर माफिया मुक्ति अभियान चलाया गया, वो चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, माफियाओं से मुक्ति का अभियान चलाया गया। 87.86% मध्य प्रदेश के नागरिकों को बिजली का बिल 100 रुपए के अंदर आया। तो इस प्रतिशत के प्रति प्रेरित जनता ये प्रतिबिंबित करती है कि फिर से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की बेटियों को 1,500 रुपए हम प्रति माह देंगे। मध्य प्रदेश के किसानों के करीब 27 लाख किसानों के 5 हार्स पावर तक के बिजली का जो उनका कनेक्शन है वो मुफ्त दिया जाएगा, ताकि इनपुट कॉस्ट हम कम कर सकें। जो मोदी अभय जी, सरकार आप कह रहे हैं कि महिलाओं के मुद्दे, किसानों के मुद्दे और जो आर्थिक मोर्चे पर राज्य सरकार की, आप कह रहे हैं कांग्रेस के हिसाब से नाकामी रही है, लेकिन अनुराग, आप ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं और जो मुद्दे दोनों पार्टियों ने इस वक्त गिनवाए हैं, क्या जनता के बीच जाकर ये दोनों पार्टियां ये मुद्दा उठा रही हैं? देखिए, बहुत मज़ेदार बात है। मेरे अभिन्न मित्र दुबे जी और लोया जी जो बातें कह रहे हैं, लोया जी ने जो सबसे पहली बात शुरू की वो सीधे 2003 से तुलना करते हैं। वो पिछली सरकार के अपने कामकाज से, क्योंकि लगभग 20 साल से बीच में कमलनाथ जी का 15 महीने का शासन छोड़ दीजिए तो बीजेपी सत्ता में रही है, लेकिन आज भी वो 2003 की ही बात करते हैं। जब पूरे देश में अगर आपको तुलना करनी है तो फिर पूरे देश में कीजिए कि पूरे देश में इस दौरान अलग अलग राज्यों में क्या हुआ है। बहरहाल, दूसरी तरफ दुबे जी बार बार कह रहे हैं कि राज्य में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण उसको लगभग 3,35,000 करोड़ के आसपास बता रहा है। लेकिन इसके बाद वो भी बता रहे हैं कि कैसे सत्ता में आने पर नारी सम्मान योजना में 1,500 रुपये देंगे और बिजली का बिल 100 यूनिट तक हाफ और फिर माफ होगा, रसोई गैस के सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाएंगे। तो दोनों मित्रों से यही पूछना है कि क्या इसके लिए पैसा नहीं लगेगा? क्या इसके लिए राज्य में जो आम आदमी आज कर्जदार बना है उस पर कर्जे का बोझ और नहीं बढ़ेगा? जो टेम्पल कॉरिडोर और कथा की बात हो रही है, तो इनको पिछला शासन याद रखना चाहिए। जब राम मंदिर आंदोलन के बाद एक सरकार के साथ क्या हुआ जब वो चुनाव में गई, तो जब आम आदमी घर से बाहर निकलता है और उसको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बहुत ख़राब हर जगह गड्ढे वाली सड़कें नज़र आती हैं। जब वो कुछ ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में जाता है, राजधानी में भी रहता है, तो जब बिजली कटौती होती है। कल ही शहडोल से एक तस्वीर आई थी जब मध्य प्रदेश में बहुत सारे सीएम राइजिंग स्कूल खोलने की बात आ रही है, तो स्कूल में, माध्यमिक स्कूल में बच्चे छाता लेकर क्लास के अंदर बैठे हैं क्योंकि छत इतनी ख़राब है। गाहे बगाहे हम वो तस्वीरें दिखाते रहते हैं जो यहाँ के शासकीय मेडिकल कॉलेजेस से भी आती है कि वहाँ पर किसी की मौत के बाद या कभी एम्बुलेंस नहीं मिलता, प्रसूता को कोई खटिया पर ला रहा है तो कोई मौत के बाद साइकिल में ले जा रहा है, ठेले पर ले जा रहा है। क्या ये प्रगति है 20 साल के शासन में? और क्या इसकी वजह से आप 2003 से तुलना करेंगे? तो लोया जी, एक बार चलिए ब्रिज गोपाल जी, आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। अनुराग, मैं उनको यहाँ पे लाऊंगी। ब्रिज गोपाल जी, आप लगातार, मैं और अनुराग, हम लोगों ने मध्य प्रदेश पर नजर रखी हुई है और हम जानते, जब भी हम इलेक्शंस कवर करने जाते हैं तो सड़क, बिजली, पानी मध्य प्रदेश के मुद्दे रहे हैं। ऐसे में आज जब हम ज़्यादा साउंड बाइट्स शिवराज सिंह चौहान जी की सुनते हैं कि मंदिर कॉरिडोर बन रहा है या फिर लाडली बहना योजना उन्होंने शुरू की है, जिस पर रिपोर्ट अनुराग खुद कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सचेकर पर, जो स्टेट खजाना है, उस पर दबाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो आम मुद्दे हैं, जो रोजाना के मुद्दे हैं, उस पर बीजेपी या फिर मुख्यमंत्री बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए सिक्ता जी,
हम ये मानते हैं कि लाडली बहना भी रोजाना का मुद्दा है। जब एक महिला के खाते में 1,000 रुपए आता है तो वो पैसा उसके जितने उपयोग में आता है वो बाजार में आता है। लाडली लक्ष्मी को हम समाज से जुड़ा मुद्दा मानते हैं। हम मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह को समाज से जुड़ा मुद्दा मानते हैं। और जो अनुराग जी अभी कह रहे थे कि देखिए, ये हमने कभी दावा नहीं किया अनुराग जी कि हमने मध्य प्रदेश को स्वर्ग बना दिया। नहीं, हमने दावा नहीं किया। हम तो ये दावा करते हैं कि नरक जैसा मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह की सरकार में बन गया था, उसे हमने बहुत बेहतर करने की कोशिश की है, परंतु लक्ष्य बहुत अच्छा करने का है। उस लक्ष्य को हम जाकर लोगों को बता रहे हैं। एक और निवेदन करूं, जो सरकारी खजाने पर बोझ की बात आप कर रहे हैं, अभय दुबे जी कह रहे थे, बहुत विद्वान प्रवक्ता है अभय दुबे जी। आपको मालूम है कि राजस्थान पर 6 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, जिसकी आबादी मध्य प्रदेश से 60 लाख कम है। एक और बात मैं बताऊं, 2003 तक आपकी सरकारें थी, तब मध्य प्रदेश के कुल राजस्व का 23% हिस्सा ब्याज के वसूली में जाता था। आज मध्य प्रदेश 17.8% पैसा ब्याज में खर्च कर रहा है। तो आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है। एक बात और आपको कह के बात खत्म करूंगा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के पीछे मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याण की योजनाएं हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी उतना ही बड़ा किया है। आज महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद उज्जैन की अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुआ है। उज्जैन में आज जो निवासी थे वो व्यवसायी हो गए हैं। ये होने का काम हुआ है। और एक बात को आप समझिए, जब पब्लिक के पास पैसा जाता है तो वो बाजार में आता है और बाजार ही अर्थव्यवस्था तय करता है। मध्य प्रदेश ने 23,000 करोड़ के बजट को 3,14,000 करोड़ पहुंचा के बताया है और कांग्रेस की सरकारों से बेहतर आर्थिक प्रबंधन करके दिखाया है। तो अभय जी, ये बताइए कि जो धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ, जिसकी शुरुआत में मैंने आपसे सवाल किया था, या फिर धर्म रक्षा यात्रा, हर जिले में धार्मिक और कथा आयोजन, धर्म संवाद कार्यक्रम, सुंदरकांड पाठ, नर्मदा सेवा सेना, बजरंग सेना का अपने मर्ज कराना अपनी पार्टी में, ये सब, इन बातों को तो हम आम तौर पर हम कहते थे कि बीजेपी के मुद्दे हैं, बीजेपी इस राह चलती है, कांग्रेस को ये राह क्यों पकड़नी पड़ी है? कमलनाथ जी को क्यों ये बार बार साबित करना पड़ता है कि वो बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं? क्या और मुद्दे नहीं हैं इन मुद्दों के अलावा कांग्रेस के पास कि वो बीजेपी से मुकाबला कर सके? सिक्ता जी, देखिए, अगर अधर्मी सत्ता को हटाना है तो धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलना पड़ेगा। और जैसा कि कहा गया है हमारी सनातन संस्कृति में, राम राज्य की अवधारणा को लेकर कहा गया है कि देहिक देविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहु व्यापा, सब नर चले ही परस्पर प्रीति, चले ही सर्वधर्म निरच्छुत नीति। कि हम एक ऐसे राम राज्य की अवधारणा पर काम कर रहे हैं जो सभी धर्मों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए सबको सुखी और समृद्ध देखना चाहते हैं। मैं एक भी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बात कही। चाहे सोशल इंडिकेटर देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिक के इंडिकेटर देख लीजिए, सब में वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार सबसे बदतर स्थिति में है। और मैं मेरे विद्वान साथी अनुराग जी को दुरुस्त करना चाहता हूँ। 23-24 का बजट उठाकर देख लीजिए अनुराग जी, वो कहती है कि 4,22,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो आप 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बता रहे हैं। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं, देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। ये जो लाडली बहना का प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसमें ये 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, जितनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़े वर्ग की जो स्कीम है, जो किसानों की योजनाएं हैं, उसमें किसी में 38% पैसा सिर्फ खर्च किया है, किसी में 6% पैसा खर्च किया है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को उजागर किया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। तो मध्य प्रदेश के साथ ये कुठाराघात सरकार क्यों कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सारे अनुराग जी, अबे जी, अनुराग को भी मैं यहाँ लाना चाहूंगा। अनुराग, जो सवाल हम कर रहे हैं, दोनों ने कहा, अबे जी कह रहे हैं कि अगर मुकाबला करना है तो उसी भाषा में ही मुकाबला करना होगा, इसलिए हम ये मुद्दे उठा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये मुद्दे जो जिन चुनावों से हम कुछ ही महीने दूर हैं, वो मुद्दे आज के दिन तय हो चुके हैं और यही वो मुद्दे हैं जिस पर वोट डाले जाएंगे?
देखिए, अभय जी बहुत विद्वान हैं और लोया जी भी बखूबी मध्य प्रदेश को समझते हैं। तो दरअसल मामला ये है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां 90% से ज़्यादा हिंदू आबादी है और पुजारियों को लेकर भी कई ऐलान हुए हैं। तो लगभग 40 लाख के आसपास ब्राह्मण आबादी है, जो लगभग जो वोटरों का प्रतिशत है उसमें 10% बैठती है। 60% सीटों पर 230 में से निर्णायक भूमिका में है। तो ऐसे में ये मोह कौन सी पार्टी छोड़ सकती है कि इन वोटरों को अपने पाले में लाएं। और इसीलिए आप देखिए, अभय जी को यह बात शायद बुरी लग सकती है, लेकिन खरगोन में जब दंगे हुए और घर ढहाए जा रहे थे, तब कांग्रेस ने भी उठकर किसी एक समुदाय के बारे में नहीं कहा कि यह घर ढहाना गैर कानूनी है। तो ये बातें जनता बखूबी समझती है कि फैसले क्यों लिए जा रहे हैं और इन फैसलों के राजनीतिक मायने क्या हैं। क्योंकि कई बार इसीलिए कुछ चीजें आदमी सोच समझकर बोलता है। और ये जो आप कथा और चूंकि जो कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा, इनके यज्ञों को भी हमने देखा है, कांग्रेस को फर्क करना मुश्किल हो जाता है कांग्रेस का जी। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि गणित को देखते हुए मुद्दे लाए गए हैं और मैदान में उतर चुकी हैं दोनों पार्टियां इन मुद्दों को लेकर। बहुत शुक्रिया ब्रजगोपाल जी और अभय दुबे जी। इतना ही वक्त था, लेकिन हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे क्योंकि इसी साल चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो ये तमाम मुद्दे एक बार फिर उठेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। और अनुराग, आपका भी धन्यवाद। और वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आज के सवाल के नतीजे। हमारा आज का सवाल है, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी के मंदिर कॉरिडोर और कांग्रेस के कथावाचक, क्या चुनाव के मुद्दे तय हो चुके हैं? अपने विकल्प हाँ, नहीं या कह नहीं सकते में आप भेज सकते हैं। और सच की पड़ताल में आज सच का मीटर। हमारा आज का सवाल था, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी के मंदिर कॉरिडोर और कांग्रेस के कथावाचक, क्या चुनाव के मुद्दे तय हो चुके हैं? 80% लोगों का कहना है हाँ, यानी चुनाव के मुद्दे तय हो चुके हैं। 14% का कहना है कि नहीं, ये चुनावी मुद्दे नहीं हैं। और 6% का मानना है कि वो कुछ इस बारे में कह नहीं सकते।